सो जो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग ले रहे हैं वो है कॉस्ट। कॉस्ट चैप्टर का अगर हम बेसिक पढ़ें कि व्हाट डज कॉस्ट मीन्स, तो कॉस्ट का मतलब है ऑल दी एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय अ प्रोड्यूसर। दैट मीन एक प्रोड्यूसर जितने भी खर्चे करता है, whether it is a factor, whether the expenditure is on factor input or non-factor input, or whether the expenditure is explicit or implicit. सो बेसिकली जितने भी तरीके एक्सपेंडिचर एक प्रोड्यूसर के द्वारा किए जाते हैं गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, उन सारे एक्सपेंडिचर का अगर सम टोटल कर दिया जाए तो उससे हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट बोलते हैं। So what cost basically means all the expenditure incurred by a producer on factor as well as non-factor input and implicit as well as explicit cost. अब अगर कॉस्ट की टाइप देखी जाए तो मेनली कॉस्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। इट्स क्वाइट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, 1 मार्क और 2 मार्क के क्वेश्चन इस पे आ सकते हैं। Now what explicit cost means, whenever you do expenditure outside the firm, that mean कि जब भी आप कोई सामान फर्म के लिए खरीद कर लाते हैं, दैट मीन खर्चा करके सामान खरीद के लाते हैं, तो उससे हम क्या बोलते हैं, एक्सप्लिसिट कॉस्ट बोलते हैं। से फॉर एग्जांपल कि मुझे प्रोडक्शन करना था, मैंने रॉ मटेरियल खरीदा, मैंने एक लैंड परचेज करी, मैंने मशीन्स खरीदी, मैं लेबर को पैसा दे रही हूँ, तो जितने भी सामान को खरीदने के लिए खर्चा आउटसाइड द फर्म किया जाता है, वॉट एवर द कॉस्ट इनकर्ड आउटसाइड द फर्म, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सप्लिसिट कॉस्ट बोलते हैं। वेयरएज इम्प्लिसिट कॉस्ट इससे थोड़ा सा अपोजिट कॉन्सेप्ट है, जो कि ऐसा बोलता है सेल्फ ओन गुड्स को जब आप यूज़ करते हैं, मतलब हो सकता है कि आप प्रोडक्शन करने के लिए सॉरी तो हो सकता है कि आप प्रोडक्शन करने के लिए कुछ ऐसे भी गुड्स यूज़ कर लें जो आपके द्वारा ओन किए गए, जिसके लिए बेसिकली आपको किसी को पैसा नहीं देना पड़ रहा है। तो सी फॉर एग्जांपल मेरा जो भाई है वो अकाउंटेंट है और मैं बाय द टाइम ऐसे ही उससे बुक्स की अकाउंटिंग करा लेती हूँ फ्री में, तो वो मेरा सेल्फ ओन्ड हो गया। या एक और प्रॉपर एग्जांपल लें तो से फॉर एग्जांपल मैंने लैंड खुद की यूज़ कर ली है, तो वो मेरी क्योंकि सेल फोन गुड है, और उस सेल फोन गुड को जब आप यूज़ करते हैं तो ऐसी कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट कॉस्ट को बोलते हैं। अब इम्प्लिसिट कॉस्ट की कीमत कैसे निकाली जाएगी, कि मनी जो आप पे कर रहे हैं वो मनी कितना होगा, तो कैसे निकाला जाएगा। तो यहाँ पर किसी भी कॉस्ट की मनी निकालने के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कंसेप्ट यूज़ किया जाता है। चैप्टर नंबर 1 जो है उसमें हमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझ रखा है। अगर मैं रिवाइज कराऊँ कि व्हाट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मीन्स, तो बेसिकली नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की डेफिनेशन होती है। दैट मीन कि एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, दैट मीन कि से फॉर एग्जांपल कि मैंने ये जो सेल फोन गुड है वो मैंने ओन्ड ही नहीं किए होते, ये मेरे होते ही नहीं अगर, तो मेरी नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी बेस्ट क्या होती कि मैं इनको जाकर मार्केट से परचेज करती, परचेज करने पे मैं जो भी पेमेंट उन्हें देती वो उसकी क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी। सो अगर इम्प्लिसिट कॉस्ट की वैल्यू निकाल रहे हैं हम, तो कैसे निकाल रहे हैं, उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से फाइंड आउट कर रहे हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं कि वो जो लैंड थी वो अगर मेरी नहीं होती, तो वो लैंड में मार्केट से रेंट पे लेती और मुझे 50,000 पर मंथ रेंट देना पड़ता, तो जो 50,000 पर मंथ है वो इम्प्लिसिट क्या होगी, उसकी कॉस्ट हो चुकी है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट को भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से ही मेज़र किया जाता है। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में अगर मान लो तुमने बाज़ार से कोई रॉ मटेरियल ख़रीदा है, तो उसके लिए जो तुमने सेक्रीफाइस किया, दैट इज़ जो आपने पे करा है, वो अमाउंट है जितने रुपए में आपने ख़रीदा है। तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट तो जो आपने एक्सपेंडिचर करा है वो वैल्यू हो गई, इम्प्लिसिट कॉस्ट जो आपका नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव था वो हो गया। अब अगर आप कभी भी टोटल कॉस्ट निकालना चाहेंगे, मतलब आप चाहेंगे कि गुड की टोटल कॉस्ट निकालें, तो बोथ एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट को ऐड करके क्या आती है, टोटल कॉस्ट आती है। सो अगर आपको 1 मार्क या 2 मार्क में क्वेश्चन आता है कि वैसे तो 2 मार्क्स से क्वेश्चन चालू हैं, फिर भी अगर आपसे पूछा जाता है कि इज इम्प्लिसिट कॉस्ट इंक्लूडेड व्हाइल कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट, तो येस इम्प्लिसिट कॉस्ट इंक्लूड होगी।
सो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेलिंग कॉस्ट एंड प्रोडक्शन कॉस्ट। बड़ा इजी सा कंसेप्ट है। प्रोडक्शन कॉस्ट का मतलब होता है गुड्स को प्रोड्यूस करने तक जितना भी एक्सपेंडिचर किया गया वो प्रोडक्शन कॉस्ट कहलाएगी। जस्ट आफ्टर प्रोड्यूसिंग जितने भी एक्सपेंसेस किए गए उसे सेलिंग कॉस्ट बोलेंगे। आफ्टर प्रोडक्शन एंड सेलिंग कॉस्ट जो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है वो आता है टाइप्स ऑफ एक्चुअल कॉस्ट पे, या कॉस्ट को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो ये जो कॉस्ट है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक होती है फिक्स्ड कॉस्ट, एक होती है वेरिएबल कॉस्ट। जो चैप्टर है उसका कंसेप्ट लास्ट चैप्टर से रिलेटेड है। अगर आपको ना समझ आए तो आप वो वीडियोस एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। जो बेसिक अजम्पशन है वो है शॉर्ट रन कॉस्ट। सो व्हाट बेसिकली शॉर्ट रन कॉस्ट मीन्स, वी हैव अज्यूम्ड अ टाइम पीरियड। शॉर्ट रन का मतलब होता है कि ऐसा टाइम पीरियड जहाँ आप ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि कुछ कीमत फिक्स रहेंगे। फिक्स रहेंगे मतलब आउटपुट के चेंज होने पर आपको उन्हें चेंज नहीं करना पड़ेगा। सो रेंट इसका एग्जाम्पल है कि से फॉर एग्जाम्पल मुझे मेरी क्लास में स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करना है, तो क्या स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करने पे मुझे रेंट ज़्यादा देना पड़ेगा? नहीं। अगर प्रॉपर्टी का रेंट 10,000 फिक्स है तो मैं 10 स्टूडेंट्स पढ़ाऊँ, 20 पढ़ाऊँ या 30 पढ़ाऊँ, जो रेंट है वो उतना ही लगेगा। सो व्हाट शॉर्ट रन बेसिकली मीन्स एक ऐसा टाइम पीरियड जहाँ पर आपने कुछ कीमतें हैं वो फिक्स वैल्यू में ही लगती है, आउटपुट के चेंज होने से चेंज नहीं होती है, और जो कुछ कीमतें हैं वो आउटपुट के चेंज होने से चेंज करनी पड़ती है। तो रॉ मटेरियल उस वेरिएबल का एग्जांपल है कि अगर आउटपुट बढ़ेगा तो रॉ मटेरियल जैसे एक्सपेंस को आपको क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करना पड़ेगा। सो जो ये कॉस्ट है किस में कन्वर्ट हो जाती है? फिक्स्ड कॉस्ट में और वेरिएबल कॉस्ट में। ऑब्वियसली फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट है जो कि आउटपुट के चेंज होने से चेंज नहीं होती है। दैट मीन कितना भी आउटपुट प्रोड्यूस करो, इधर 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, 6, 7, जो कॉस्ट है वो क्या है? अगर सेम है तो उसे क्या बोला जाता है? फिक्स कॉस्ट बोला जाता है। फिक्स कॉस्ट की अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। दैट मीन्स जितने भी खर्चे फिक्स फैक्टर्स पे किए गए उन खर्चों को क्या बोला जाता है? फिक्स कॉस्ट बोला जाता है। ऑन द अदर एंड वेरिएबल कॉस्ट का मतलब होता है एक ऐसी कॉस्ट जो कि आउटपुट के बढ़ने से क्या होगी? बढ़ती जाएगी। दैट मीन जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा आपको उस कीमत को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पर एग्जांपल दें तो फर्स्ट यूनिट पे मान लो 12 वेरिएबल कॉस्ट है, देन उसके बाद सेकेंड यूनिट पे 14 वेरिएबल कॉस्ट है, देन 18 है, देन 20 है, देन 25 है, देन 28 है, देन 30 है। तो ये किसका एग्जांपल हो जाता है? हमारा वेरिएबल कॉस्ट का एग्जांपल हो जाता है, जो कि ये बता रहा है कि आउटपुट के बढ़ने से जो कॉस्ट है वो क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। अब अगर मैं इसी को डायग्रामेटिकली देखूं तो डायग्राम ये बताता है कि जो फिक्स कॉस्ट है उसका ग्राफ कैसा होता है? हॉरिजॉन्टल ग्राफ होता है कि कितनी भी यूनिट ऑफ आउटपुट आप क्रिएट कर लो, जो आपकी कीमत है वो कैसी रहेगी? फिक्स रहेगी, चेंज नहीं होगी आउटपुट के चेंज होने से। यहाँ कर्व को नाम देना बहुत ज़रूरी है आपको। देन होता है वेरिएबल कॉस्ट। हाँ, एक बात मैं बता दूँ कि इवन इफ़ यू प्रोड्यूस 0 यूनिट ऑफ आउटपुट, जो फिक्स कॉस्ट है तब भी उतनी ही लगती है। एज आई सेड, संडे है, दुकान बंद है, तो उस दिन किराया नहीं देंगे ऐसा नहीं होगा। बट हाँ, वेरिएबल कॉस्ट 0 लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे कैसी होती है? 0। तो जो वेरिएबल कॉस्ट का कर्व है वो हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से स्टार्ट होता है और ऐसे बनता है। अब अगर फिक्स कॉस्ट को और वेरिएबल कॉस्ट को ऐड कर दिया जाए तो क्या आ जाएगा? टोटल कॉस्ट आ जाएगा। क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट में जब हम फिक्स कॉस्ट को ऐड कर रहे हैं और फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट है, तो ये जो टोटल कॉस्ट का कर्व है वो फिक्स कॉस्ट से स्टार्ट होकर कांस्टेंटली चलेगा। दैट मीन ये एक दूसरे से क्या होंगे? पैरेलल होंगे। पैरेलल क्यों होंगे? क्योंकि इस वेरिएबल कॉस्ट में अगर कुछ इंक्रीज हुआ है तो वो फिक्स कॉस्ट इंक्रीज हुई है जो कि कांस्टेंट होती है, तो इसीलिए ये भी जो ग्राफ है वो कॉन्स्टेंटली इसके ऊपर पैरेलल ही चलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? टोटल कॉस्ट बोलते हैं। अब अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक एवरेज कॉस्ट है। एवरेज का मतलब आप सब समझते हैं, बेसिकली किसी भी कॉस्ट का जब पर यूनिट वैल्यू निकाला जाए। दैट मीन अगर 4 यूनिट्स टोटल, जो 4 यूनिट बनाने में टोटल कॉस्ट लग रही है वो 100 रुपीज़ है, तो पर यूनिट कॉस्ट 25 है, उसे हम एवरेज बोलते हैं। एवरेज कॉस्ट का अगर आप फॉर्मूला देखेंगे तो टोटल कॉस्ट में जब क्वांटिटी को डिवाइड कर दिया जाएगा तो क्या आ जाएगी? एवरेज कॉस्ट आ जाएगी। क्योंकि हमें पता है कि टोटल कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट को मिला के बनती है, तो उसी हिसाब से क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि इफ़
total cost is equals to fixed cost plus variable cost, then average cost can be equal to average fixed cost and average variable cost. बेसिकली आप अगर टोटल कॉस्ट में क्वांटिटी डिवाइड करते हैं तो एवरेज कॉस्ट आती है, वैसे ही जब फिक्स कॉस्ट में क्वांटिटी डिवाइड करेंगे तो एवरेज फिक्स कॉस्ट आएगी, और वेरिएबल कॉस्ट में क्वांटिटी डिवाइड करेंगे तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आएगी, और इन दोनों कॉस्ट को अगर आप ऐड करते हैं तो क्या आ जाएगी, एवरेज कॉस्ट आ जाएगी. अब अगर हम एवरेज फिक्स कॉस्ट का कंसेप्ट समझे तो वो ये बता रहा है कि ऑन एन एवरेज पर यूनिट पे फिक्स कॉस्ट कितनी लग रही है. दैट मीन अगर कितनी भी क्वांटिटी प्रोड्यूस कर लो, अगर आपकी फिक्स कॉस्ट 10 है तो अब हम ये देखना चाहते हैं कि पर यूनिट पे आपकी फिक्स कॉस्ट कितनी है. तो अगर 0 यूनिट ऑफ आउटपुट पे 10 जो है वो फिक्स कॉस्ट है, तो फर्स्ट एवरेज फिक्स कॉस्ट हमेशा क्या होगा, डैश होगा, क्योंकि इसे बेसिकली फाइंड आउट नहीं किया जा सकता है. नेक्स्ट अगर हम देखें तो 10 यूनिट्स आप बना रहे हो पर यूनिट, जो 10 है आपका कॉस्ट है और यूनिट आप एक बना रहे हैं, तो यहाँ पर एवरेज फिक्स कॉस्ट कितनी हो चुकी है, 10 हो चुकी है. नेक्स्ट 10 आपकी कॉस्ट है, 2 यूनिट्स आप बना रहे हैं, तो जो एवरेज कॉस्ट लग रही है वो आपकी कितनी है, 5 है. नेक्स्ट 10 ऑब्वियसली आपकी कॉस्ट है और अब आप 3 यूनिट्स बना रहे हैं, तो जो एवरेज कॉस्ट है वो कितनी लग रही है, 3.33 लग रही है. फिर आपकी 10 कॉस्ट है और आप यहाँ पर 4 यूनिट्स बना रहे हैं, तो जो आपकी एवरेज कॉस्ट लग रही है वो कितनी लग रही है, 2.5 लग रही है. नेक्स्ट 10 आपकी कॉस्ट है, आप 5 यूनिट्स बना रहे हैं, तो जो एवरेज कॉस्ट है वो कितनी लग रही है, 2 लग रही है. तो बेसिकली हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि अगर आपकी जो कीमत है वो फिक्स है और उस फिक्स कीमत के साथ अगर आउटपुट आप इंक्रीज करें, तो जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज होता है जो कॉस्ट है वो क्या होने लगती है, कम होने लगती है. आप यहाँ देखेंगे जैसे जैसे आउटपुट बढ़ रहा है कॉस्ट कम हो रही है, 10, 5, 3.3, 2.5 एंड 2. जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा जो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट होगी वो क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी, फॉर द ऑब्वियस रीजन कि अब उतना खर्चा ज़्यादा यूनिट्स में डिवाइड हो रहा है तो पर यूनिट पैसा कम लग रहा है. अगर डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन देखें एवरेज फिक्स कॉस्ट का, तो वो कुछ ऐसा डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन होता है, ग्राफ लोअर जाता है, इसको हम एवरेज फिक्स कॉस्ट का ग्राफ बोलते हैं. ये ग्राफ को रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोला जाता है. रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का मतलब होता है एक ऐसा ग्राफ जिसके अंदर बने हर रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, सेम होता है. दैट मीन इस ग्राफ के अंदर जितने भी रेक्टेंगल बनेंगे सबका जो एरिया है वो क्या होगा, सेम होगा. एरिया बेसिकली कैसे निकलता है, लेंथ इनटू ब्रेथ. आपकी लेंथ में यहाँ पर क्या है, एवरेज फिक्स कॉस्ट है, ब्रेथ में क्या है, क्वांटिटी है. अब अगर आप क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे एवरेज फिक्स कॉस्ट में तो आपकी हमेशा क्या आएगी, टोटल कॉस्ट आएगी. अब आपने जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एरिया निकाला तो टोटल कॉस्ट आई, और क्योंकि टोटल कॉस्ट सेम है तो इसलिए हर रेक्टेंगल का एरिया भी क्या होगा, सेम होगा, और इस कर्व को क्या बोला जाएगा, रेक्टेंगुलर हाइपर बोला जाएगा. अब यहाँ पर ये जो कर्व है वो नेग्लिजिबल फॉल होता रहता है बट कभी भी इस एक्सिस को टच नहीं करता है. दिस कर्व विल नेवर टच एक्स एक्सिस. क्यों नहीं टच करेगा, क्योंकि कभी भी किसी यूनिट की कीमत जीरो नहीं हो सकती है. माइन्यूट लगेगी भरी 0.00001 लगेगी बट जीरो नहीं होगी, इसलिए जो कर्व है वो कभी भी इस एक्सिस को टच नहीं करता है. सो नेक्स्ट यहाँ पर आता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का मतलब होता है ऑन एन एवरेज पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट कितनी लग रही है. दैट मीन पर यूनिट आप वेरिएबल कॉस्ट कितनी पे कर रहे हैं. सिंपल सा फॉर्मूला है टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी. सो जो नेक्स्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है मार्जिनल कॉस्ट. मार्जिन का एक ही मतलब होता है, चाहे वो आप प्रोडक्शन चैप्टर में देखें या वो आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में देखें. मार्जिन का मतलब होता है एडिशनल. कोई भी चीज़ जब एडिशन होती है तो एक और यूनिट को प्रोड्यूस करने से एक जितनी भी एडिशनल कॉस्ट इनकर हुई है उसे हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं. अब मार्जिनल कॉस्ट का रेफरेंस भी हमेशा टोटल से ही होता है यूजुअली. जो आपकी टोटल कॉस्ट है वो आपका ओवरऑल कोई भी स्टेटस बताती है, उसको अगर आप रिड्यूस करते हैं तो आपको एडिशनल स्टेटस पता पड़ता है. अब अगर आप इस एग्जांपल के थ्रू टोटल कॉस्ट निकालेंगे तो 0 यूनिट ऑफ आउटपुट पे जो टोटल कॉस्ट है वो 10 है, फिर 20 हो गई है, फिर 28 है, देन 34 है, देन 38 है, देन 42 है, 48 है, 56 है, 72 है.
अब अगर टोटल कॉस्ट को माइनस किया जाए, मार्जिनल कॉस्ट बेसिकली क्या होती है कि 0 यूनिट ऑफ आउटपुट पे 10 टोटल कॉस्ट है, तो फर्स्ट पे तो एडिशनल कुछ हो ही नहीं रहा है। अब जब एक और यूनिट प्रोड्यूस किया जा रहा है तो जो कॉस्ट है वो कितने से इंक्रीज हो रही है, 10 यूनिट से इंक्रीज हो रही है या 10 रुपीज से इंक्रीज हो रही है। तो जो एडिशनल कॉस्ट इनकर हुए ऑन अकाउंट ऑफ एडिशनल प्रोडक्शन, उसे हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। अब जैसे ही मेरा प्रोडक्शन मैंने एक और यूनिट से बनाया है तो जो कॉस्ट है वो इंक्रीज कितने से हो गई है, 8 रुपीज से इंक्रीज हो गई है। तो स्टिल ये क्या हुई, मार्जिनल कॉस्ट हुई, एडिशनल कॉस्ट इनकर्ड ड्यू टू एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड। जब एक और यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस किया तो जो मेरी कॉस्ट है वो कितने यूनिट से बढ़ गई है, 8 यूनिट से बढ़ गई है। एक और यूनिट जब मैंने प्रोड्यूस करा है तो मेरी कॉस्ट वापस से 6 यूनिट से बढ़ चुकी है। एक और बार मैंने जब प्रोडक्शन किया तो कॉस्ट कितने से इंक्रीज हुई है, 4 रुपीज से। फिर मैं देखती हूँ कि जब मैंने प्रोडक्शन एक और इंक्रीज किया तो जो मेरी कॉस्ट है वो 6 यूनिट से बढ़ चुकी है, देन 8 यूनिट से, देन 10 यूनिट से, एंड सो ऑन। सो बेसिकली हमने यहाँ पर क्या करा है, हमने यहाँ पर ये देखा है कि कैसे एडिशनल गुड आपने जब प्रोड्यूस करा तो उससे क्या एडिशनल कॉस्ट क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। आई एम सॉरी, मैंने शायद यहाँ पर एक मिस कर दिया है डिजिट। 38 से जब कॉस्ट 42 पे आ रही है तो जो कॉस्ट राइज हुई है वो 4 से राइज हुई है। आपको 42 माइनस 38 करना है तो आपको पता पड़ेगा। देन जब आपने 48 माइनस 42 करा 6 हुआ, मुझसे बेसिकली अमाउंट स्किप हो गया था। देन 36 माइनस 38 8 होता है, एंड 72 माइनस 56 16 होता। तो हमने यहाँ पर ये देखा कि आपकी मार्जिनल कॉस्ट क्या आई जब आपने एडिशनल यूनिट ऑफ गुड प्रोड्यूस करा। व्हाट सिग्निफिकेंस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जब जब आप मार्जिनल कॉस्ट को ऐड करते हैं तो टोटल कॉस्ट आनी चाहिए। डू यू बिलीव दैट? जब टीसी को माइनस करा तो एमसी आया, अब एमसी को प्लस करेंगे तो टीसी आएगा। अब हम देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। यहाँ पर मैं एमसी को ऐड कर रही हूँ, 10 18 24 28 32 38 46 62। नाउ द गुड पॉइंट इज, क्या ये मार्जिनल कॉस्ट को ऐड करके टोटल कॉस्ट आई है क्या? नहीं आई है। ये टोटल कॉस्ट 20 28 34 38 है, ये 10 18 24 28 है। तो अब अगर मैं और उसके पहले जाऊं तो मुझे वेरिएबल कॉस्ट और अब जो मैंने मार्जिनल कॉस्ट को ऐड करा है वो सेम दिख रही है। तो यही इसके पीछे का रीज़न है कि जब आप टोटल कॉस्ट, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को मिला के बनी है, और अगर आप देखें तो कोई एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने की क्या कोई भी एडिशनल फिक्स्ड कॉस्ट इनकर होती है क्या? नहीं। एक और यूनिट बना के कोई फिक्स कॉस्ट एक्स्ट्रा लगेगी क्या? नहीं। एक और फिक्स कॉस्ट एक्स्ट्रा लगेगी क्या? नहीं। तो जो एक्चुअली एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करके एडिशनल कॉस्ट इनकर होती है वो क्या होती है? वेरिएबल। मतलब जब जब प्रोडक्शन बढ़ाना है तो केवल वेरिएबल कॉस्ट के बढ़ने से प्रोडक्शन बढ़ता है। तो इसलिए जब आप टोटल को डिडक्ट करते हैं तो एक टोटल को दूसरे टोटल में से डिडक्ट करने में जो फिक्स कॉस्ट है वो पूरी तरह से आप क्या कर देते हैं? खत्म कर देते हैं। अब जब ये मार्जिनल कॉस्ट पूरी फिक्स कॉस्ट खत्म करके आ चुकी है तो इन्हें ऐड करेंगे तो इसमें फिक्स कॉस्ट का पार्ट नहीं आएगा, केवल क्या आएगा? वेरिएबल कॉस्ट आएगा। अब अगर फिक्स कॉस्ट खत्म होगी दैट मीन क्या मैं इसमें फिक्स कॉस्ट करूंगी ऐड तो ये टोटल कॉस्ट आ जाएगी? यस, बिल्कुल आ जाएगी। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये 20 28 34 38 42 48। अब अगर आप इसको कंपेयर करेंगे फिक्स कॉस्ट से तो ये क्या आ रही है? सेम फिक्स कॉस्ट आ रही है। दैट बेसिकली मीन्स कि टीसी का डिफरेंस एमसी होता है बट एमसी का एडिशन टीसी नहीं, वेरिएबल कॉस्ट होता है। जब भी आप एमसी को ऐड करेंगे तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आएंगे, ना कि टोटल कॉस्ट आएगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिगार्डिंग योर प्रैक्टिकल क्वेश्चन। दो ही तरह के क्वेश्चन आते हैं कॉस्ट चैप्टर में। इधर दे आस्क यू द प्रैक्टिकल क्वेश्चन वेयर वो क्या करेंगे? गैप्स बना देंगे और बोलेंगे फाइंड आउट दिस। तो जब तक आपके दिमाग में कंफ्यूजन एकदम सॉल्व नहीं होगा अच्छे से कि एमसी को ऐड करके वेरिएबल आ रही है टोटल नहीं, तब तक आप उन क्वेश्चंस को करने के लिए फीजिबल नहीं रहेंगे।
ये अगर आपको एक बार में कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है तो आप इजीली क्वेश्चन कर सकते हैं। मेरी बताई गई टिप पे अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए और आपको बीच में कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू एनी ऑफ दी अकाउंट यू आर फॉलोइंग मी। तो बेसिकली ये मार्जिनल कॉस्ट का प्रॉपर कंसेप्ट है। अब अगर एमसी ग्राफ की बात की जाए तो जो एमसी ग्राफ है वो भी कैसा होता है, यू शेप्ड होता है। सिंपली यही चीज़ बताता है कि जब इनिशियली प्रोडक्शन तेज़ी से हो रहा है तो जो कॉस्ट है वो कैसी लगेगी, कम लगेगी, और जब प्रोडक्शन कम हो रहा है तो जो कॉस्ट है वो क्या होने लगेगी, बढ़ने लगेगी। इसीलिए जो एमसी कर्व है वो हमेशा यू शेप्ड होता है। अगर एमसी कर्व के नीचे के एरिया को टोटल किया जाए तो इसे क्या बोला जाता है, एरिया ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट बोला जाता है, ना कि टोटल कॉस्ट। दैट मीन एमसी में एमसी की ग्राफ को बनाने वाले एरिया को अगर ऐड किया जाएगा तो क्या आएगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट आएगी, टोटल कॉस्ट नहीं आएगी। टॉपिक पढ़ रहे हैं हम इस चैप्टर का, अलग अलग कॉस्ट के बीच के रिलेशंस देख रहे हैं। सबसे इजी जो रिलेशन है वो टीसी एमसी का है। सिंपली बता रहा है जब एमसी फॉल होगा तो टीसी राइज होगा डिक्रीजिंग रेट से, क्योंकि एमसी फॉल हो रहा है, डिक्रीजिंग एमसी को ऐड किया जा रहा है तो ये बढ़ तो रहा है बट डिक्रीजिंग रेट से। एंड जब एमसी राइज होगा तो टीसी इंक्रीज होगा, और कौन सी रेट से होगा, इंक्रीजिंग रेट से होगा। जो सेकंड एसी और एमसी का रिलेशन है वो इंपॉर्टेंट रिलेशन है। लास्ट चैप्टर में जैसे कि मैंने बताया था प्रोडक्शन में कि जब एसी और एमसी के रिलेशन से 2 मार्क्स के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। रिलेशन क्या बोलता है पहले ये देखते हैं। जब जब एसी फॉल करेगा तब तब एमसी उससे क्या रहेगा, लोअर रहेगा। सो एज लॉन्ग एज एमसी इज लोअर, आई एम सेइंग लोअर, आई एम नॉट सेइंग फॉलिंग। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि जब जब एमसी फॉल करेगा एसी भी फॉल करेगा। मैं बोल रही हूँ जब जब एमसी एसी के लोअर रहेगा एसी हमेशा क्या करने वाला है, फॉल, मतलब वो क्या करने वाला है, गिरने वाला है। सो ऑब्वियसली जब एमसी एसी से राइज हो जाएगा, फॉल, और राइज का मतलब होता है ये इसके ऊपर चला जाएगा, उसी पॉइंट से एसी भी क्या करने लगेगा, राइज करने लगेगा। तो हमने क्या बोला, अगर एमसी एसी के नीचे तो एसी क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है, और जैसे एमसी एसी के ऊपर चला गया तो एसी क्या हो रहा है, राइज हो रहा है। सो ऑब्वियसली जो एमसी है वो एसी को कौन से पॉइंट पे कट कर रहा है, लोएस्ट पॉइंट पे कट कर रहा है, क्योंकि कट करके ये जैसे ही ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के कारण ये राइज होने लगेगा, और ये इसका कौन सा पॉइंट होगा, लोएस्ट पॉइंट होगा। जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें आपको बहुत कंफ्यूज करते हुए पूछते हैं वो यही पूछते हैं, क्या राइजिंग एमसी पे एसी फॉल हो सकता है? तो हाँ, हो सकता है। हमने ये बोला है कि एमसी को उससे नीचे होना ज़रूरी है, ना कि एमसी को फॉल होना ज़रूरी है। तो अगर आप इस पॉइंट पे देखेंगे तो गिरता एमसी जब तक बढ़ेगा नहीं, इसको काटेगा कैसे? तो ये इससे लोअर है और ये बढ़कर ही इसको काटेगा। तो ये राइज होता है इवन व्हेन एसी इज फॉलिंग। सिंपल सी ट्रिक है, इसको अगर ध्यान रख लिया तो 2 मार्क के क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। नेक्स्ट जो रिलेशन है वो एमसी और एवीसी का ऑलमोस्ट सेम रिलेशन है। वही हम बोलेंगे जब तक एमसी एवीसी से लोअर है वो एवीसी हमेशा क्या करेगा, फॉल करेगा। जैसे ही वो इससे हायर चला गया, राइज हो गया, जो एवीसी वो भी क्या होने लगेगा, राइज होने लगेगा। ये इसको उसके कौन से पॉइंट पे कट कर रहा है, लोएस्ट पॉइंट पे कट कर रहा है। अब इस पे भी वही सारा सा सवाल आ सकता है, दैट मीन वो पूछा जाता है क्योंकि हमेशा कि क्या राइजिंग एमसी पे एवीसी राइज हो सकता है, तो नहीं या हाँ, आपको उसको जज करना पड़ेगा कि जब एमसी राइज हो रहा है तो एवीसी राइज भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि इसके बाद भी क्या हो रहा है, राइज ही हो रहा है। तो सिंपली हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि एमसी के राइज होने से एसी का फॉल होना डिपेंडेंट नहीं है या राइज होना डिपेंडेंट नहीं है, उसका कट करना और उससे अबो जाना इंपॉर्टेंट है। अबो और बिलो इज द मेन रीजन। यहाँ पर आपका चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो रहा है। सारे तरह के रिलेशंस आ चुके हैं, सारे तरह के पॉइंट्स कवर हो चुके हैं। मैंने अभी बीच में भी बताया था 2 ही तरह के क्वेश्चन मोस्टली आते हैं। एक जो आपको टेबलर आपसे पूछा जाएगा कि आप एमसी या आप एसी या आप एवीसी निकालिए। एक तो वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन कि आप प्रैक्टिस करें, बुक के पीछे आपको सब कुछ दे रखा होता है।
या तो आप इन रिलेशंस को ध्यान से पढ़ें। इन रिलेशंस पे 2 मार्क्स के क्वेश्चन ज़रूर पीछे जाते हैं, जिसमें ये बोला जाता है कि अगर MC फॉल हो रहा है तो AC राइज करेगा या नहीं, स्टेट ट्रू और फॉल्स। तो अगर उसका आपने क्लियरिफाई कर लिया दिमाग में बहुत अच्छे से, तो ये टॉपिक से आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं।